हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 1, जो कि बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जब बात लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की हो रही है तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इसके बैकग्राउंड्स को जान लेते हैं, इसके हिस्ट्री को जान लेते हैं। शुरू करते हैं हम 20वीं शताब्दी से पूर्व की कहानी की, या कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हम लोग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसके बारे में सोचा गया, इसका व्यवस्था किया गया। इससे पहले लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करने हेतु ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे कि जितने भी लिक्विड वेस्ट हैं उसका प्रबंधन कर उस वेस्टेज का निपटान किया जाए। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रक्रिया प्रारंभ हुआ वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, उससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय की, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय की बात करें तो उस समय भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था जिससे कि हम इन कचरों का निपटान कर पाएं और इन कचरों से जो फैलने वाली बीमारी है उनसे बच पाएं। इंडिया के जितने भी विलेज वाला एरिया था, इंडिया का जितना भी विलेज वाला एरिया था या फिर जो अर्बन एरिया था, उन सब जगहों पर खुले में लोग शौच जाते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुले में शौच करते थे, उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था और मजबूरी में वो लोग खुले में शौच को जाते थे। आपको पता होना चाहिए कि खुले में शौच से या लिक्विड के वेस्ट से लगभग 88% बीमारियां फैलती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं उनमें 88% रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं लिक्विड वेस्ट में, और ये सबसे बड़ा कारण था हमारे इंडिया में बीमारियों का। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को लागू किया और लोगों तक, जन जन तक स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए अवेयरनेस को फैलाया, ताकि लोग जागरूक होंगे और वेस्ट को नहीं फैलाएंगे। यूं कहें तो हमारे भारत में स्वच्छता ना के बराबर थी। भारत में जो स्वच्छता थी वो एकदम ना के बराबर थी। आप लिख सकते हैं इसको। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सीवेज की व्यवस्था नहीं थी। जो आज हम लोग सीवेज देख रहे हैं ना, ये सारी व्यवस्था नहीं थी। कह सकते हैं कि लोग खुले में शौच करते थे। अरे जो इंडिया में बीमारियां फैली थी उनमें इन कचरों का 88% योगदान था। लगभग 88% बीमारियां इन कचरों से उत्पन्न होती थी, लिक्विड वेस्ट से। और जो लोग खुले में शौच जाते थे या घर में जो कचरा उत्पन्न होता था जिसका निपटान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लगभग 0.3 to 0.4 मीट्रिक टन, हम बोल सकते हैं मीट्रिक टन के आसपास कचरा उत्पन्न होता था, जिनमें इन लिक्विड वेस्ट से जो उत्पन्न कचरे थे लगभग 0.3 to 0.4 ऑर्गेनिक कचरे थे या रिसाइक्लेबल कचरे थे, यानी कि जिसका पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। आपने पढ़ा है रिसाइकलिंग के बारे में, मैंने बताया था कि वैसा कचरा जिनको हम पुनः रिसाइकल करके उसका पुनर्नवीनीकरण करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन्हीं कचरों से एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है, उसे रिसाइक्लेबल वेस्टेज बोलते हैं। ऑर्गेनिक कचरे के बारे में मैंने बताया था कि जैविक कचरा होता है ये, जो जिसे बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हैं, जिसका जो सड़ने से, गलने से जिसका अपघटन होता हो वो बायोडिग्रेडेबल है। और ये ऑर्गेनिक टाइप के कचरे, रिसाइक्लेबल कचरे का जो प्रतिशत था 0.3 to 0.4 मीट्रिक टन था, और हम इतना कचरा उत्पन्न करते थे। जब लिक्विड के वेस्ट का हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हो, लिक्विड वेस्ट के ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं हो, तो इससे क्या होगा? इससे जो साफ पानी है वो दूषित रहेगा, साफ पानी हमें नहीं मिल पाएगा, दूषित पानी मिलेगा, क्योंकि ये पानी को गंदा कर देगा। अब बोलिएगा सर कैसे गंदा करेगा? देखिए, होता ये है, मिट्टी के अंदर जो जिस जमीन पे हम हैं ऊपर में, इसके अंदर भी पानी है, मिट्टी के अंदर पानी है।
अगर हम यहाँ पे कचरा फैला रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये मिट्टी से रिस कर अंदर जाएगा और इस पानी को भी गंदा करेगा वो। तो ये सारा प्रॉब्लम हुआ, साफ पानी दूषित हुआ और हम ऊपर गंदा फैला रहे थे। हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तो हम खुले में शौच कर रहे थे, खुले में लिक्विड कचरे फैला रहे थे और ये सीवेज वगैरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमें इन कचरों के बीच रहना पड़ता था। ये किसी न किसी रूप में हमारे अंदर इंजेक्ट होता था, चाहे वो खाने के फॉर्म में हो या पीने के फॉर्म में हो, वो हमारे शरीर के अंदर जाता था। तभी तो हम बीमारियों का अंबार इंडिया में पाया गया कि सबसे अधिक बीमारियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कहा भी जाता है कि लगभग 88% बीमारी इस वेस्ट की वजह से फैलता है और फैलता था इंडिया में। जब हमें यह एहसास हुआ, हमें यह अनुभव हुआ कि अगर लिक्विड के वेस्ट का मैनेजमेंट कर लिया जाए, इनके निपटान का सही तरीका अपना लिया जाए, तो बीमारियों से बचा जा सकता है। अब देखो, बीमारी से बचने के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। अगर उन चीजों को हम फॉलो करें तो कम बीमार पड़ेंगे। कहने का अर्थ यह है कि हम शुद्ध पानी पिए, साफ पानी, सैनिटेशन का ख्याल रखें, अच्छा भोजन करें, स्वच्छ वातावरण में रहें, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम गंदा रहें, सैनिटेशन नहीं हो, खाना तो खाए, खूब पौष्टिक खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि मक्खी आकर बैठ रहा है, तो आप जान रहे हैं कि या फिर कोई किसी भी फॉर्म में उसमें कचरा इन कर रहा है हमारे खाना में, पानी, पीने वाले पानी में, या फिर जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं, जो भी सॉलिड फॉर्म में हम फ्रूट वगैरह ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो वो इंजेक्ट जब होगा, गंदा चीज हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा तो वो हमें बीमार ही करेगा। तो इन सारी चीजों को गवर्नमेंट को नीड हुई, गवर्नमेंट ने इस पर रिसर्च किया, तो उन्हें यह पता चला कि अगर हम सैनिटेशन का ख्याल रखें, लिक्विड के वेस्ट का मैनेजमेंट करें, या फिर इंडिया में जितने भी वेस्टेज फैलते हैं उनके वेस्ट का मैनेजमेंट करें, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। हमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ लिक्विड के बारे में, लिक्विड वेस्ट के बारे में पढ़ना है, तो कह सकते हैं कि लिक्विड वेस्ट के कितने टाइप होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, या आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर। मैं बता दे रहा हूं, इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, लिखते जाइए इसी फॉर्म में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और दूसरा होता है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। दो तरह का वेस्ट होता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या होता है, इसको जानते हैं। देखिए, आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट में पढ़ा था कि वैसा कचरा जो उद्योग से उत्पन्न होता हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें हमने कई सारे इंडस्ट्री के बारे में बताया है। इस इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनमें जो कचरे होते हैं उनमें केमिकल पाए जाते हैं, केमिकल मिला होता है, या फिर उसमें ऑयल होता है। हजार्डस वेस्ट की श्रेणी में उसे रखते हैं, काफी खतरनाक वेस्ट होता है वो। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो वेस्ट होते हैं वो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो। तो इंडस्ट्री का वेस्ट लिक्विड फॉर्म में जो होगा, इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर होगा वो होगा। आप बेहतर जानकारी के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ किस टाइप के कचरे होते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में भी हमने पढ़ाया है कि जो घरेलू कचरे होते हैं वो कैसा हो सकता है। जो किचन में आप काम कर रहे हैं उस किचन का कचरा हो सकता है, ओके। आपके घर में जो कूड़ा करकट होता है वो हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं होटल में जो कचरा होता है वो हो सकता है, इसको भी डोमेस्टिक श्रेणी में रखते हैं। आप जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है, उसमें आप अगर जाते होंगे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर ये वेस्ट होता है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी कचरे उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर भी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कचरे को भी हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की श्रेणी में रखते हैं। और भी सारी चीज जैसे कि सिनेमा हॉल, और भी ध्यान आप रख सकते हैं कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस हो और कचरा उत्पन्न होता हो, उन्हें डोमेस्टिक के श्रेणी में रखेंगे।
टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर पढ़े, उनको दो कैटेगरी में बांटे। एक को हमने रखा इंडस्ट्रियल वेस्ट के श्रेणी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और दूसरा को हमने रखा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की। देखिए, जो ये डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, इसे भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। अब बोलिएगा सर कैसे? ये दो कैटेगरी कौन सा है? तो पहला कैटेगरी है इसका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का सीवेज। सीवेज में जो ब्लैक वाटर होता है, काला पानी, उसमें बांटते हैं। और दूसरा श्रेणी जो होता है इसका, वो हो जाता है शूलेज। सुलेज बोलते हैं उसको। आप इसको ग्रे वाटर भी बोल सकते हैं। हमने कहा कि 20वीं शताब्दी के पूर्व में सीवेज की व्यवस्था नहीं थी, सुलेज की व्यवस्था नहीं थी, जिनसे लिक्विड का वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकता था, जिनके कारण लिक्विड वेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता था, उनका निपटान नहीं किया जा सकता था। जब 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, उस समय से लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए व्यवस्थाएं लागू हुई, उन पर रिसर्च होने लगा। फिर सीवेज और सुलेज, ये दो तरह की व्यवस्थाएं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए लागू की गई। अच्छा सर, सीवेज के अंतर्गत हमने किन सारी वेस्टेज को रखा है? तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक वाटर है, जिन्हें हम काला पानी कहते हैं, उन्हें हम सीवेज के अंदर रखते हैं। अच्छा, ये ब्लैक वाटर कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो मैक्सिमम ये शौचालय का जो वेस्ट होता है, उन्हें हम ब्लैक वाटर की श्रेणी में रखते हैं, या फिर इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट होता है। सुलेज में क्या होता है? सुलेज में किन वेस्ट को रखते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जैसे बर्तन धोने के बाद जो वेस्ट निकलता है, धोने के बाद जो वेस्ट निकलता है, इसे हम सुलेज, ग्रे वाटर बोलते हैं सुलेज को। कह सकते हैं कि घर में जो कूड़ा करकट होता है, उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं, सुलेज के ग्रे वाटर की श्रेणी में रखते हैं। और भी डोमेस्टिक जितने भी वेस्टेज हैं, उन सबको हम इन श्रेणी में रखते हैं। देखिए, सीवेज के अंतर्गत जो वेस्टेज है, उन्हें हम हजारस की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुलेज के अंतर्गत जो वेस्टेज है वो हजारस की श्रेणी में नहीं आएंगे, आती हैं, लेकिन इनको अगर कैटेगराइज करना पड़े तो हम सीवेज को ब्लैक वाटर की श्रेणी में रखेंगे और सुलेज को ग्रे वाटर की श्रेणी में रखेंगे। आप बोलेंगे कि सीवेज में कौन सा कचरा आता है? तो शौचालय से उत्पन्न कचरा। इतने याद रखें, सुलेज के अंतर्गत जो कचरा आता है, वो घर के अंदर उत्पन्न होता है कचरा, उन्हें लाते हैं। जैसे बर्तन धोने के बाद जो होता है, कूड़ा करकट होता है, या होटल वेस्टेज होता है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है, इन सारी चीजों को हम रखेंगे। In the early part of the 20th century and even at the time of independence, India had negligible sanitation coverage. Underground sewerage was almost absent in rural areas, with only some percentage of some cities having underground sewage system. People in the rural areas preferred to go to the open fields for defecation. It is estimated that people in rural India are generating 0.3 to 0.4 million metric tons of organic and recyclable solid waste per day, and that 88% of the total disease burden is due to lack of clean water sanitation and improper solid waste management. देखिए, कहता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक भाग में और स्वतंत्रता के समय में भी भारत में स्वच्छता कवरेज नगण्य था, यानी कि ना के बराबर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत सीवरेज लगभग अनुपस्थित था। कुछ शहरों में केवल कुछ प्रतिशत में ही भूमिगत सीवरेज प्रणाली थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खुले में शौच के लिए जाना पसंद करते थे। ऐसा अनुमान है कि ग्रामीण भारत में लोग प्रतिदिन 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन जैविक पुनर्नवीनीकरण योग्य ठोस अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं, और कुल रोग का लगभग 88% फैला रहे हैं। और वो भी कैसे? स्वच्छ जल की कमी के कारण, स्वच्छता और अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कारण। आपने पढ़ लिया है, मैंने इन्हें बता भी दिया था, आप इसे बुलेट फॉर्म में याद कर सकते हैं। ये आपके नोट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि जो ओपन डिफिकेशन था, अभी तो चलो स्वच्छ भारत मिशन है, घर घर में शौचालय का निर्माण करवा दिया गया है, और हमारे देश ने स्वच्छता के प्रति काफी सारा राशि खर्च किया है। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मुहैया करवाई हैं, ताकि लोग वेस्ट ना फैलाएं, वेस्ट का निर्माण ना करें। अगर वेस्ट हो भी तो सिस्टमेटिक ढंग से हो,
ताकि उसका निपटान किया जा सके। आप सोच लीजिए कि हर घर तक शौचालय पहुंचाया गया है। अब उन शौचालय से क्या होगा कि लोग शौचालय में जाएंगे, अब खुले में शौच नहीं करेंगे, जिनसे जो वेस्टेज बनता था या जो हमारे लिए नुकसानदेह था उनसे बचा जा सकता है। तो ये कितना बड़ा अच्छा पहल है। और गवर्नमेंट के इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से जो पर डे 0.3 टू 0.4 मिलियन मीट्रिक टन जो था, 0.3 टू 0.4 मिलियन मीट्रिक टन, ये वेस्टेज जो उत्पन्न हो रहा था इनमें कमी आएगी। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये इतना बड़ा कचरा सोच रहे हैं पर डे निर्माण हो रहा था, यानी कि हम कचरों के बीच में रह रहे थे जिसे रोका गया। कम बड़ा अमाउंट नहीं है, 88% देख लीजिए, 88% लोग बीमार होते थे इन कचरों की वजह से। अगर इस पर ब्रेक कर लिया जाए, लोग शौचालय में शौच जाएं, ओपन डिफिकेशन मतलब ओपन में शौचालय करने नहीं जाएं, खुले में शौच नहीं करें, तो हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसका परसेंटेज घट जाएगा, 88% नहीं रहेगा। क्लीन वाटर का सेवन करें, सैनिटेशन का ख्याल रखें, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना जान जाए हम, कचरे का सही तरीके से निपटान करना जान जाए हम, तो हम रोग से बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा वेस्ट वाटर का मीनिंग, कि वेस्ट वाटर किसे कहते हैं। आपसे पूछ लेगा सीवेज के बारे में, सीवेज किसको बोलते हैं। तो इन सारी चीजों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वो हमने बताया है, टर्म वेस्ट वाटर इज अ broad term which includes liquids and waterborne solids from domestic, industrial or commercial waste uses as well as other waters that have been soiled owing to human activities whose quality has been degraded and which are discharged to a sewage system। वहीं पे हमने सीवेज की बात की है। The term sewage, however, has been used for many years and generally refers to waters containing only fecal matters and sanitary waste। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द अपशिष्ट जल है, यानी कि जो गंदा पानी है, एक व्यापक शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें सिर्फ अपशिष्ट जल अगर बोलते, सिर्फ वेस्ट वाटर बोलते, तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें आप जो इंडस्ट्री के वेस्ट है, जो कमर्शियल वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उसे इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ वेस्ट वाटर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि इंडस्ट्री में उत्पन्न होने वाले वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड कमर्शियल वेस्ट, इन सब चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे कहा भी गया है कि यह एक व्यापक शब्द है जिसमें घरेलू, औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोगों के साथ साथ अन्य जल से तरल और जल जनित ठोस पदार्थ शामिल है जो मानव गतिविधियों के कारण गंदे हो गए हैं, जिनकी गुणवत्ता खराब हो गई है और जिन्हें सीवेज में छोड़ दिया गया है। वहीं पे हमने सीवेज की बात की है। सीवेज शब्द का प्रयोग कई वर्षों से किया जा रहा है और आमतौर पर केवल मल और स्वच्छता कचरे वाले पानी को संदर्भित करती है। सीवेज देखा है आपने, जिनमें आप देखते होंगे कि गंदा पानी को बहाया जाता है। आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर। मैंने बताया था कि वेस्ट वाटर के टाइप हैं, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है और दूसरा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है। इसमें भी कई कैटेगरीज हमने बताए थे, उन्हें पढ़ते हैं। वेस्ट वाटर इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स originate from manufacturing process, are usually of a variable characters and are generally difficult to treat. Domestic wastewaters originate from household activities and include discharged waters from homes, commercial complexes, hotels, and educational institutions. Also includes a stormwater runoff. Domestic wastewaters are usually of a predictable quality and can be further divided into two types. देखो, अपशिष्ट जल को आमतौर पर औद्योगिक अपशिष्ट जल और घरेलू अपशिष्ट जल में वर्गीकृत किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल निर्माण प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, आमतौर पर एक परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं और आमतौर पर इनका उपचार करना मुश्किल होता है। घरेलू अपशिष्ट जल घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होता है और इसमें घरों, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों और शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले पानी को भी शामिल किया जाता है। घरेलू अपशिष्ट जल आमतौर पर एक पूर्वानुमेय गुणवत्ता के होते हैं और इन्हें दो प्रकार से में विभाजित किया जाता है। जिसे मैंने बोला था सीवेज, दो प्रकार का जो होता है उनमें मैंने बोला था, एक होता है सीवेज और दूसरा होता है सीवेज। वही दो प्रकार में इन्हें बांटा जाता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। यहाँ पर
जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात कर रहे थे वो निकलता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे जो चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होता है, वहां पर जो वेस्टेज उत्पन्न होती है वेस्ट वाटर के फॉर्म में, और उन्हें हम वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बोलते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का जो जन्म होता है वो कहा गया है कि घर में हाउस होल्ड जो होता है, जहाँ पे डिस्चार्ज वाटर होता है, घर में बर्तन धोते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है उन्हें डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की श्रेणी में रखते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जो वेस्टेज वाटर के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, उन्हें डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सीवेज और दूसरा होता है सुलेज। आप जानते हैं सीवेज को हम ब्लैक वाटर बोलते हैं और सुलेज को हम ग्रे वाटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुलेज में जो सुलेज ग्रे वाटर होता है उनमें बर्तन और कपड़े धोने के बाद जो वेस्टेज उत्पन्न होते हैं उन्हें रखते हैं, कूड़ा करकट वगैरह को शामिल करते हैं। सीवेज में हम शौचालय से मलमूत्र या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो उत्पन्न होता है उन्हें रखते हैं। वाटर के बारे में, वाटर दैट हैज बीन पॉल्यूटेड ड्यू टू टॉयलेट फ्लशिंग, टॉयलेट फ्लश करते हैं ना, उससे भी उत्पन्न वेस्ट होता है, उसे ब्लैक वाटर बोलते हैं। इन हाउस होल्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड इंस्टीट्यूट्स इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक यानी घरेलू हाउस होल्ड सीवेज व्हिच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली excreta from human and animal source, and industrial sewage. Industrial sewage is obtained from industrial and commercial areas which may contain organic compounds mixed with chemicals and heavy metals. यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं यह दो जगहों से कहा गया निकलता है, वो है कमर्शियल एरिया और दूसरा है जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से। और इन वेस्ट में ये वेस्ट जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक ऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकते हैं और दूसरा जिनमें हैवी मेटल्स हो। हैवी मेटल्स कहने का अर्थ है कि जिनमें केमिकल्स हो, सॉलिड आयरन हो इत्यादि, और ये हजार्डस होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। यहाँ पे सीवेज काला पानी की बात कर रहे हैं। घरेलू वाणिज्यिक परिसरों और संस्थानों में शौचालय फ्लशिंग के कारण प्रदूषित पानी को आगे घरेलू सीवेज के मानव और पशु के स्रोत और औद्योगिक सीवेज से लगभग पूरी तरह से उत्सर्जित होता है, उसमें हम क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और ये जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है ये एनिमल और ह्यूमन इन दोनों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वहीं अगर औद्योगिक सीवेज औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है जिसमें रासायनिक केमिकल होते हैं और भारी धातुओं के साथ मिश्रित कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। जो कार्बनिक यौगिक वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सुलेज ग्रे वाटर की। वाटर दैट हैज बीन पॉल्यूटेड बाय वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स एक्सक्लूडिंग टॉयलेट फ्लशिंग। यहाँ कहते हैं शौचालय फ्लशिंग को छोड़कर बर्तन और कपड़े धोने से जो प्रदूषित पानी होता है उन्हें सुलेज कहते हैं, ग्रे पानी बोलते हैं। सुलेज इज कलेक्टेड एंड कन्वेड सेपरेटली इज क्लोज्ड और ओपन गटर्स विच मेक्स देम unhygienic since sewage contains both liquid and semi-liquid mass. The solid mass tends to settle down, causing the flow to slow down. कूड़ा करकट को अलग अलग बंद या खुले गटरों में एकत्रित कर ले जाया जाता है जो उन्हें अस्वच्छ बनाता है। क्योंकि कीचड़ में तरल और अर्ध तरल दोनों द्रव्यमान होते हैं, इसीलिए ठोस द्रव्यमान उसमें बचने लगता है जिससे प्रवाह धीमा हो जाता है। देखो जब लिक्विड फॉर्म में वेस्ट है उसमें जब बाहरी कंपाउंड्स जाकर मिक्स होंगे तो वो गाढ़ा होगा। कचरा जब मिलेगा पानी में, स्वच्छ पानी में, तो क्या करेगा, कचरा जैसे ही मिलेगा तो पानी को गाढ़ा करेगा, तो वो भारी होगा और भारी होने के बाद जो उसका स्पीड है प्रवाह का, बहने का, वो कम जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जितना गाढ़ा होगा वो उसका प्रवाह जो होगा, उसकी गति जो होगी कम होती जाएगी। अगर वो बहुत गाढ़ा हो गया, कीचड़ के फॉर्म में हो गया वो लिक्विड वेस्ट, तो जाम हो जाएगा, वहीं पे जमा हो जाएगा, वो फिर प्रवाह नहीं करेगा। तो जितनी अधिक तरलता होगी वेस्ट का प्रवाह वो बहेगा उतना अधिक, लेकिन अगर वो जितना गाढ़ा होगा तो उसका प्रवाह कम जाएगा और धीरे धीरे वो कीचड़ के फॉर्म में हो जाएगा और वो जमा होता चला जाएगा। It requires regular maintaining by sweepers as the solid mass needs to be removed regularly. सफाई कर्मियों द्वारा इसे नियमित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि ठोस द्रव्यमान को नियमित रूप से हटाने की आवश्यकता होती है। अब जहां पर ये कचरा जिस मानव नाली से बह रहा है
वहां पर ये गाढ़ा होता गया और जमा होता जाएगा तो नाली को जाम कर देगा, नाला पूरा जाम हो जाएगा। फिर वहां पर या फिर जो गटर है या नाला है उससे ये वेस्टेज बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो वहीं पर जमा होते होते बाहर फैलने लगेगा। जो उसका ट्रीटमेंट के लिए हमने नाला बनाया है या जो गटर बनाया है कि ये सारा कचरा को अपने में कंटेन करेगा, अपने पास नाला के थ्रू एक पार्टिकुलर जगह पर जाकर जमा होगा, वो नहीं होकर के जहां पर ये कचरा उत्पन्न हो रहा है वहीं जमा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, सफाई कर्मी की मदद से रेगुलरली नाले का सफाई करवाना होता है, गटर का सफाई करवाना होता है, ताकि सफाई साफ रहे और जो वेस्ट वाटर है, जो लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में कचरे हैं, वो उनका प्रवाह होता रहे, वो सही जगह पर जाकर जमा हो। Sewage includes sewage discharge from latrines as well as industrial waste. At most times, sewage is liable to decay, which produces large quantity of foul-smelling gases and also contains disease-producing bacteria. देखिए, जो सीवेज होता है उसमें मल पाया जाता है, शौचालयों के साथ साथ जो शौचालय में मल होता है उन सारे कचरों को, और दूसरा जो इंडस्ट्री में कचरा होता है वो सारा सीवेज ये सुलेज के अंतर्गत शामिल होता है, और सुलेज के द्वारा जो होता है इन कचरों का निर्वहन किया जाता है। सीवेज क्षय के लिए उत्तरदायी होता है, जो बड़ी मात्रा में गंध फैलाने वाली गैसों का उत्पादन करता है। सुलेज में इन कचरों से, अब देखिए कि लेट्रिन से कितना गंध निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से कितना गंध निकलता है, और इसमें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। तो लाजमी है कि लेट्रिन या जो मल है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें केमिकल्स होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शियस जीवाणु होते हैं जो हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो हमें रोग फैलाएंगे ही। भारतीय गांवों में मल की निकासी प्रायः सड़क पर ही होती है। ये सबसे बहुत ही खतरनाक है कि जो बहुत सारा गांव है वहां पर मल मूत्र इत्यादि का निकासी सड़क पे ही लोग करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे ज्यादा रोग फैलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होंगे। इससे एक स्थान पर पानी जमा हो जाता है, जिससे अंततः मच्छरों के प्रजनन स्थल का निर्माण होता है, और जहाँ पे कचरा होगा, जहाँ पे गंदगी फैलेगी, वहां पे मच्छर, मक्खी इत्यादि जो वाहक है रोग के, वो जमा होंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें बीमार बनाएंगे। टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया में वेस्ट होता है उनके कितने टाइप होते हैं, उनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो जो वेस्ट वाटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नॉन डोमेस्टिक। एक डोमेस्टिक होता है और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन डोमेस्टिक। कहने का मतलब एक होता है घरेलू और दूसरा होता है गैर घरेलू। जो घरेलू नहीं, में हम दो वेस्ट को शामिल करते हैं, एक होता है सुलेज और दूसरा होता है सीवेज। इन्हें आपने विस्तार से पढ़ा है, इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। डोमेस्टिक का जो वेस्ट वाटर होता है उन्हें दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है सुलेज और दूसरा होता है सीवेज। जो नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी है तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं नॉन डोमेस्टिक के बारे में। नॉन डोमेस्टिक को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन डोमेस्टिक वेस्ट को। सर कौन कौन सा है? पहला हम इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट की श्रेणी में रखते हैं, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल, और तीसरा होता है एग्रेरियन, मतलब जो कृषि से उत्पन्न होता है। और याद रखने वाली बात है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है टॉक्सिक जहरीला, एक होता है नॉन टॉक्सिक जो कि जहरीला नहीं होता है। और इंस्टीट्यूशनल जो वेस्ट होता है वो एक सुलेज की श्रेणी में रखते हैं, एक होता है सीवेज। तो एग्रेरियन जो कृषि से उत्पन्न वेस्ट होते हैं उन्हें एग्रेरियन बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ लिक्विड वेस्ट के हिस्ट्री, बैकग्राउंड्स और सुलेज सीवेज को जाना। मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। फ्रेंड्स अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से स्टडीज पार्क का
ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात 299 में हम BSSC CGL का मॉक दे रहे हैं, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको BSSC CGL की तैयारी कराई जाएंगी। ऐप पर बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।